वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स चल रहे हैं आपके एग्जाम के लिए वो कंटिन्यू सीरीज चल रही है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस जो नहीं देखी हैं सीरीज बाई नंबर तो आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर है, मतलब आपके पेपर में यहाँ से आना ही आना है। तो देखो, हो सकता है मैंने आपके लिए पूरा पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, तो ये चीज याद रखें कि देखने में ऐसा लगेगा ये कितना बड़ा रूल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग में मत रखना। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कभी ये शब्द आ जाता है तो यहां से किस किस टाइप का कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, बस बस उन चीजों को आप याद रखना कि अगर ये नो सूनर आएगा तो यहां से सिर्फ 2 या 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है वो बताता हूं। ये सब आपके पढ़ने के लिए पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डेली दे देता हूं। जैसे नो सूनर है, तो जब भी कभी नो सूनर दिखता है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीज चलती हैं। वो दो एरर कैसे बनते हैं नो सूनर की, एक तो आप हमेशा याद रखना, एक तो ये वाली एरर को याद रखना। यानी नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन चलता है वो देन चलता है। मेरे भाई, ये देन आप रट्टा मार लो, कहीं ये वाला ये मत कर देना, ना ही ये करना। एयरफोर्स के पेपर में पिछली बार आया था, इसलिए आपसे बोलता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैंने देखो आपको कैसे समझाया था। ये लिख रहा है नो अब नो का मतलब क्या होता है? नहीं, राइट ना। तो अब हम क्या करते हैं कि नो का मतलब होता है नहीं, अब हमने क्या कर दिया, यस। यस का मतलब हाँ, और नो। अब जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला कि आप एक रोटी खा लो, आपने बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने क्या बोला, एक रोटी खा लो, आपने बोला नो। तो नो का उल्टा आपने कैसे बोला? देखो, नो इसमें भी आ रहा है ना, लेकिन इस समय एक चीज याद रखना है कि वन वन का मतलब क्या होता है? एक, यानी ए। तो यानी यहां पर जो देन आएगा वो ए वाला आएगा। कैसे भी करके आप याद रखो कि नो सूनर के साथ जो कोरिलेटिव चलता है वो हमेशा देन चलता है, ये मत भूलना बस। यानी कि जब भी कभी आप नो सूनर दिख जाए ना, तो सीधे आप आगे और बीच में देख लिया करो कि कंजंक्शन इसका क्या दे रखा है। एक और चीज आप याद रखें कि नो सूनर के साथ में, नो सूनर के बाद में ज्यादातर जो टेंस चलता है वो पास्ट इंडेफिनिट आता है। इससे भी ज्यादा जो आता है वो हेड वाला आता है। तो इसको भी आप देख लेना, अगर हेड सब्जेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, अगर डिड सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। आप ये भी देख लेना कि नो सूनर के साथ अगर प्रेजेंट है तो देन के बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट आएगा। नो सूनर के साथ वाला पास्ट में है तो देन के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट में आएगा। बस यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस ये हो गया। अब ये समझो, जैसे नो सूनर के साथ प्रेजेंट आ रहा है ना, अब डज के बाद सब्जेक्ट है और मुझे पता है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी कि यहां तक पूरा सही है। आगे देखिएगा, आगे नो सूनर का जो कंजंक्शन होता है ये देन वाला ये नहीं होता, ये देन वाला ये होता है। देखो, ये सेम एरर आता है ऐसे ही। अब एक और चीज, एक और एरर क्या बन जाता है कि नो सूनर और देन से पहले टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब है देन के बाद भी प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होगा, रंस। यहां से भी एरर बन जाता है। एक और देखो, नो सूनर डज ही सीज, देखो कहां से एरर बना है, बहुत सिंपल सा कि डज आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस और एस वाला, तो देन भी दे रखा है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा आप याद रखिएगा। लास्ट वाला जो होता है प्रेजेंट में आ सकता है, पास्ट में आ सकता है। आगे आगे और चीज देख लीजिए, नो सूनर, ये देखिए, नो सूनर हैड ही सी, नहीं, हैड सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यानी कि यहां पर सीसो सीन आना चाहिए, तो यहां पर सीन लिखना चाहिए। ये चीज आप याद रखें। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये रन नहीं, यहां पर रन आना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे और क्या बोला, नो सूनर डिड आ गया ना, वर्ब सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना इंटेरोगेटिव में, तो इसे फर्स्ट फॉर्म करो तो ये अराइव हो जाएगा। एक और इसमें गलती है कि नो सूनर का जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है वो वेन नहीं देन होता है, वो भी ए एन वाला। एक और देखिए, नो सूनर के साथ हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ओके, आगे इसका कंजंक्शन भी देन दे रखा है, ओके, लेकिन ये देखो ये पास्ट में एक्टिविटी बता रहा है, लेकिन देन के बाद हमें पास्ट में एक्टिविटी करनी है, तो इसलिए कम्स की जगह केम आना चाहिए, तभी ये हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो नो सूनर में से सिर्फ इतने टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब देखो, हार्डली स्केर्सली, इसमें से मात्र एक ही टाइप का आता है, वो भी कंजंक्शन वाला, और ज्यादातर जो कंजंक्शन आएगा वो आपको वेन ही लगाना है, यानी हार्डली और स्केर्सली में कंजंक्शन वेन लगाना है। याद ऐसे कर लो,
हार और कार। कार जब नहीं लाते हैं तो आप उसे हार पहनाते हैं। बोलो, अब कार हो उसको आप हार पहना रहे हैं तो ये दो शब्द रिलेटिव याद हो जाएंगे। अब कार जो होती है वो कैसी होती है बताओ, वो वैन जैसी होती है ना, तो इसका कंजंक्शन कैसा हो जाएगा, वैन हो जाएगा। बिफोर तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, हो जाता है लेकिन कम, बहुत ना के बराबर ये सेंटेंस में देखने को मिलता है। बस, और कोई टेंशन नहीं। हार्डली स्केर्सली व्हेन का प्रयोग सिर्फ पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, ये भी याद रखें। खैर इसका एरर बनता नहीं है। हार्डली स्केर्सली शुरू होने वाले वाक्य में हार्डली स्केर्सली के ठीक बाद हेड आता है। अब जायज है, पास्ट परफेक्ट बोल रखा है तो जायज है कि यहां पर हेड तो आएगा ही आएगा, और हेड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। ये चीज आप याद रखें। आगे बोल रहा है वेन के बाद आने वाला वाक्य सिंपल पास्ट में होना चाहिए। अब जायज है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हार्डली स्केर्सली के साथ यदि पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो इसका जो कंजंक्शन आएगा इसके बाद भी पास्ट आएगा। बस एक में पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट, ये ऑटोमेटिक चलता है। अब ये देखो हार्डली स्केर्सली के साथ यहां पर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म चलती है। ये सेम वैसा ये नो सूनर वाला, लेकिन इसमें कंजंक्शन अलग है। हार्डली के साथ देखो कंजंक्शन देन लगेगा, देन सॉरी वो नो सूनर में लगता है, यहां पर वेन लगाया जाएगा। ये चीज आप याद रखें। एक और चीज याद रखें, हार्डली की जगह स्केर्सली आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हेड थर्ड फॉर्म आना चाहिए तो यहां थर्ड फॉर्म कर दीजिए ये वाला। एक और चीज, हार्डली स्केर्सली में क्या आता है बताओ, वेन, गाड़ी है ना, हार स्कार कार गाड़ी है तो वेन आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर भी अगर याद नहीं है तो आपको वेन लगा सकते हैं, नो दिक्कत। ओके, ऑल दो और दो वाले में सिर्फ एक टाइप का प्रश्न बनता है, वो कौन सा, आप सिर्फ इतना याद रखना कि ऑल दो यट सॉरी ऑल दो या दो हो, इसके साथ आप यट लगा सकते हैं या फिर कॉमा लगा सकते हैं। बस ज्यादातर तो खैर खैर दोनों ही आ जाते हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, दोनों ही देखे देखे मैंने। इसलिए एक और चीज आप थोड़ा सा याद रखना, क्या कि ऑल दो के साथ क्या चलता है, यट चलता है, ऑल दो या दो हो, तो इसलिए इसका जो कोरिलेटिव है, कंजंक्शन है, तो वो बट नहीं यट चलेगा। राइट, ये चीज आप याद रखें, ये इसके साथ में चलता है, जैसे बोथ के साथ एंड चलता है। अब दो आ गया, दो के साथ क्या चल रहा है बताओ जल्दी से, इसका वो कंजंक्शन कहां गया भाई, हेड मास्टर बट, ये बट नहीं आना चाहिए, यट आना चाहिए। आगे देखिए, अच्छा अब ये आइदर वाला कोई दिक्कत नहीं, इसमें मात्र ये बनता है, आपको ये याद रखना है कि आइदर के साथ और चलेगा, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, बोथ के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू। तो ये चीजें जो कि आपको ये चीजें याद रखनी है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं है। बोलने लगा है कि उपरोक्त चारों कंजंक्शन का प्रयोग सिर्फ एक ही सावधानी बरतनी चाहिए कि इनके बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेम होना चाहिए। ये क्या कह रहा है मैं बताऊंगा आगे, देखो अर्थात आइदर नाइदर नॉट ओनली या बोथ के बाद आने वाले ये सब जो मैं ऊपर रिवीजन करवा चुका हूं, वो ये कह रहा है, ये देखो मैं इधर बताता हूं बस, यानी कि वो पता है ये वाला तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा, वो ये बोलना चाह रहा है कि सेम होना चाहिए, यानी जैसे आइदर के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है ना भाई, तो आइदर के साथ क्या चलता है, और, तो आइदर सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट केस में जोड़ा जा रहा है तो आइदर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात बोली जा रही है बस। लेकिन इनके कोरिलेटिव आप याद रखें। अच्छा ये लेस्ट वाला है, सिर्फ इसमें एक ही चीज आप याद रखें, नो टेंशन, सिर्फ एक ही चीज याद रखें कि लेस्ट एस, एस माने शुड, यानी कि याद रखिएगा, हाँ इसमें दो चीज आप याद रख सकते हैं कि लेस्ट के साथ जो चलता है कोरिलेटिव वो शुड चलता है, जैसे बोथ के साथ एंड चलता है। एक और चीज याद रखें, आप ये देखो नोट यानी कि टी लिख रहा है नोट, यानी कि लेस्ट खुद एक नकारात्मक होता है, तो ये जब भी कभी किसी सेंटेंस में लग जाता है तो इसके बाद शुड तो आता है लेकिन शुड नोट कभी नहीं आता, वुड नोट कभी नहीं आता, खाली शुड आता है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आता क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। बस इतनी सी बात इसमें लिख रही है। अब देखिए लेस्ट लिख रहा है तो जायज है शुड आएगा लेकिन नोट नहीं आएगा, लेस्ट लिख रहा है तो यहां पर शुड आना चाहिए, जो शुड नीचे दिख रखा है। आगे देखिए, बस हो गया क्या, ओके। आगे देखो नोट नेवर के बाद और, ये आपको रिलेटिव याद रखना है, कोरिलेटिव इसके साथ में ये एक ग्रुप में चलते हैं, याद हो जाएगा। आगे देखिए, तो देखो नो नोट हो या नेवर हो, इसके साथ क्या चलता है, और चलता है, तो नोट नेवर का जो कोरिलेटिव होता है वो और चलता है, ये चीज आप याद रखें। आगे देखिए, ही इज द सेम बॉय हु वन अ गोल्ड मेडल, इसमें देखिए
ही इज द सेम बॉय हु, अब ओके देखो, हाँ समझ में आया। ये जो है ना भाई, याद रखना हमेशा, आप ये सोचेंगे सर जी अगर ये कोई पर्सन है तो हु लगाया जाता है, ये एकदम बात सही है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक चीज और याद रख लो, अगर याद रखना कभी भी द सेम आ जाए तो भले ही यहां पर पर्सनल हो, भले ही कोई पर्सन क्यों ना हो, हमेशा कंजंक्शन आपको जो लगाना है वो दैट लगाना है। कब? जब द सेम आ जाए। समझ में आया? द सेम आ जाए तो दैट लगाना ही लगाना है आपको, चाहे यहां पर एनिमल हो विच नहीं लगा सकते, पर्सन हो हु नहीं लगा सकते। कब? जब द सेम आए। अगर द सेम नहीं आता तो हु सही था। एक और देखिए, दैट वॉज द सेम आ गया ना, तो सीधे सीधे यहां पर आप दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। अरे दा माने दैट, ऐसे याद कर लो। और देखिएगा, अच्छा ये एडवर्ब ऑफ मैनर एमपीटी क्या होता है समझाता हूं। ये बात ये कह रहा है कि एमपीटी क्या होता है, जब आप सेंटेंस में लिखते हैं तो लास्ट में कोई मैनर आ जाता है, कोई एडवर्ब मैनर वाली आती है, कोई प्लेस वाली आती है, कोई टाइम वाली आती है। गुरुजी इसका मामला क्या है? बस आप याद रखना कि अगर ये तीन तरह की एडवर्ब आ जाए तो इनको आप आगे पीछे कैसे सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, तो एमपीटी, मध्य प्रदेश में एक टेस्ट हुआ था एमपीटी, बस। अब ये देखिएगा, यहां पर सचिन प्लेड यस्टरडे वेल और मुंबई, यानी कि यस्टरडे तो एक टाइम है और वेल ये मैनर है ना, अच्छा है कैसा खेला वो मैनर बताता है, और मुंबई दिल्ली बंबई ये क्या है? एक प्लेस है। तो इनको आप सीक्वेंस में कैसे जोड़ेंगे भैया? एमपीटी। तो देखो पहले इसने मैनर लिखा, फिर प्लेस लिखा, फिर इसने लास्ट में टाइम लिखा। तो याद रखना ऐसे में लास्ट में टाइम आता है, ठीक है, अपना टाइम आएगा लेकिन लास्ट में आएगा। आगे देखो, यस्टरडे एक टाइम है और हियर एक प्लेस है, हियर देयर प्लेस है ना भैया, तो ऐसे में एमपीटी, तो देखो लास्ट में पीटी आता है, तो इनको आप उल्टा सीधा कर दो। चलो आगे देखो, सलोनी सैंग इन द कॉन्सर्ट वेल, तो कॉन्सर्ट तो एक स्थान होता है, तो वेल एक मैनर होता है, तो एम पीटी, तो पहले एम आएगा फिर पी आएगा, तो इन्हें आप सही भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब मैं आपसे एक पूछता हूं कि सी परफॉर्म्ड लास्ट मंथ ब्यूटीफुली, यानी उसने पिछले महीने एकदम बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुली तरीके से क्या किया? परफॉर्म किया। क्या ये सही लिख रहा है क्या? बोलो ना भैया। देखो मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखना एमपीटी। अब ये तो टीएम लिख रहा है ना, टीएम लिख रहा है। एक चीज बताओ, टाइम तो सबसे बाद में आता है, टाइम जो होता है वो सबसे लास्ट में, और एम सबसे पहले आता है, यानी कि सी परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली लास्ट मंथ, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लिए, छोटी छोटी चीजें। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कोई बात नहीं। देखो वेरी का दो तीन इस्तेमाल किया जाता है, दो तीन जगह। ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला कि आई एम गुड, तो आप क्या बोलते हो? आई एम वेरी गुड। बोलो, बोलते नहीं बोलते? यानी कि पॉजिटिव डिग्री से पहले आप वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और समझो, आपने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी, अब ये भी पॉजिटिव डिग्री है ना, तो उससे पहले ही वेरी इस्तेमाल कर सकते हो। आया कि नहीं आया? एक और बोल तो, वेरी वेरी, जैसे समझो, चलो एग्जांपल ही देख लेंगे। अब ये देखो, आप एक चीज वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री तो यहां पर मच इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा? यहां पर वेरी का इस्तेमाल होगा, राइट। देखो मच जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, या फिर किसी पर हम थोड़ा दबाव बनाते हैं वहां पर आता है, तो ये चीज याद रखिएगा। देखो इसने बोला है कि मच का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं करते। एक और चीज आप देखिए, हाँ मैं ये वाला एग्जाम्पल बता रहा था कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग ये एडजेक्टिव है, क्या ये इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है? तो उससे पहले आप वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सरप्राइजिंग, यह भी एक एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री वाला, यानी कि जो वर्ब में आईएनजी लगा के जीरंड को एडजेक्टिव बना देते हैं ना, तो इसलिए हम मच नहीं आएगा। एक और देखिए, मच का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए होता है। तो देखो ये कंपैरिजन हो रहा है ना, देन लग रहा है, तो यहाँ पर द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो यहाँ पर आप मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेरी का इस्तेमाल सही नहीं रहेगा। एक और बात, मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल में से पहले यूज किया जाता है। जैसे नील इज मच inclined टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड युग इज मच इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। अब आप ये कहेंगे गुरुजी, जैसे आपने बोला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले यहां पर क्या लगाया जा रहा है बताओ? मच लगाया जा रहा है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम टायर्ड,
मैं थका हुआ हूं सर, ये भी तो बर्फ की थर्ड फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव है ना, तो क्या हम यहाँ पर मच लगा सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको वेरी ही लगाना पड़ेगा। आप इस तरह के एक ये अपवाद है कि यहाँ पर तो वेरी लगेगा लेकिन इस जगह मच आएगा। इसका एक ही तरीका बताता हूँ कि मच वाला ज्यादातर आप ये देख लेना कि इसके बाद आगे सेंटेंस थोड़ा आगे बड़ा बन रहा हो टू प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर आप मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें, अगर दोनों आ जाए वेरी मच, तो दोनों मतलब दो के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन, यानी कि दोनों वेरी मच आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो देन आ गया, वेरी मच देन आ गया। तो ये चीजें अब आप धीरे धीरे आराम से इनको पढ़िएगा। इनफ आ गया, कोई बात नहीं, इनफ के सिर्फ दो रूल हैं, सिर्फ दो रूल, और वो याद रख लेना। क्या? इनफ और एडजेक्टिव में क्या रूल होता है, ऐसे समझो। जैसे मैंने क्या बोला, यू आर गुड इनफ टू क्रैक द एग्जाम, तो यू आर गुड इनफ, ये मैंने गुड इनफ लिखा। गुड एक क्या एडजेक्टिव है और इनफ आ रहा है। इनफ स्टार्टिंग कैसे हो रही है? ई से। यानी कि ये बात बताओ कि ए जो होता है वो ई से क्या होता है? पहले आता है ना। तो आप हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव जो होता है वो इनफ से पहले आता है। अब दूसरा रूल याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो इनफ मनी लिख लिया। तो इनफ यानी ई से स्टार्ट हो रहा है। मनी क्या? ये नाउन है ना भैया। तो ये बात आप याद रखें कि नाउन जो होगा वो क्या होगा? ई के बाद आएगा। तो बस वही बात यहां पर कही जा रही है और इसमें कोई बात नहीं कही जा रही। देखिएगा, इनफ इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, तो पहले ए आता है और उसके बाद ई आता है। इसका मतलब पहले इंटेलिजेंट आएगा फिर इनफ आएगा, बस वही चीज कही जा रही है इसमें। यहां पर ये नाउन वाला रूल बता दिया है कि मनी और इनफ ये नाउन है ना, और ये एडजेक्टिव क्या होता है? ए से स्टार्ट होता है, लेकिन एन जो होता है वो ए के बाद आता है। यानी कि मैं कह सकता हूं पहले इनफ ये आएगा एडजेक्टिव, ये है ना, पहले क्या आएगा? इनफ आएगा, उसके बाद आएगा नाउन। तो यानी कि ये सीक्वेंस यहां पर सही कर रखा। बस आप इतना ही याद रखें कि एडजेक्टिव जो होगा वो इनफ से पहले लिखा जाएगा, और ये चीजें आपको आना चाहिए, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, ठीक है ना। अगर नाउन कभी दिया रखा है तो वो इनफ के बाद आता है, बस ये चीज है। ये टू वाला पॉइंट है, इसको दो तीन जगह इस्तेमाल होता है, याद रखना। एक तो टू और टू का रूल चलता है, जैसे सो और दैट का चलता है ना भैया, ये जोड़ा आप याद रखना। एक और चलता है, यानी कि टू और वेरी का इस्तेमाल रखिएगा। टू जो होता है कि जब कभी अति हो जाती है नेगेटिव सेंस में, यानी कि यू आर ठल वीक, तुम बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो, ठीक है ना। तो आप ये समझ रख सकते हैं कि टू जो है वो थोड़ा नेगेटिव तरीके के एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वेरी जो होता है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया जाता है, मीनिंग थोड़ा पॉजिटिव हो। बस देखो, वीक थोड़ा कमजोर कैसा है? गंदा सा एडजेक्टिव है ना, बैड गंदा सा है, टू टू लग गया। तो यार टू तो ठीक है, अब एक और आप टू टू ओ लगा रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो याद रखना कि कभी भी नेगेटिव यानी गंदा सा एडजेक्टिव आ जाए, अति हो जाए, तो आप टू लगाइए वरना वेरी लगाइएगा। और यहाँ पर बोलो वेरी जो होता है वो प्लीजेंट से पहले, सकारात्मक से पहले लगाया जाता है। अब डिसऑनेस्ट है, गंदा है ना, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान। अब बेईमान चोर है तो जायज है, उससे पहले आप क्या लगाएंगे? ठू वाला ठू लगाएंगे। तो ये चीज ऐसे करके सही हो जाएगा। अब वीक एक नेगेटिव तरीके का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वेरी नहीं आता, वेरी तो पॉजिटिव में आता है, तो ठू आ जाएगा ना। बाकी सेम इसी तरह से आप इसे देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट मैं नहीं करूंगा, चलेगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगा। आप ये रेगुलर वीडियोस देखिएगा, जो भी एपिसोड आ रहे हैं अब तक शायद 7 8 9 हो गए होंगे या 10 हो गए होंगे, उनको आप रेगुलर देखिएगा। नहीं देखा तो आज खत्म कर दीजिएगा। आज आप यही सोचो कि ससुरा 2-3 घंटे में खत्म कर देता हूं।